आशुतोष, जैसे मैंने रोहन से पूछा था, अगर कोर्ट से होके ये मामला ईडी तक पहुंचा है तो फिर इसमें आरोप लगाने का स्कोप कहां बचता है कि परेशान किया जा रहा है? दो बड़े कारण बताए जा सकते हैं। एक तो यह कि मुझे लगता है कि एक बार चेक करने की जरूरत है कि 2015 में क्या ईडी ने इस केस को बंद करने की बात की थी और अरुण जेटली इस पक्ष में नहीं थे कि इस पूरे मामले में कोई दम नहीं है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। ये चेक करने की बात है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस बारे में जानकारी होगी, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बारे में जानकारी। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। वो स्पष्ट ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग पूरी तरीके से गंगा में नहाए हुए हैं और उन पे किसी तरीके का भ्रष्टाचार का कोई दाग ही नहीं है, इसलिए ईडी की नजर उधर नहीं पड़ती है, सीबीआई की नजर उधर नहीं पड़ती है, पुलिस की नजर उधर नहीं पड़ती है। सब लोग जो है एकदम, चाहे शरद पवार हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो स्टालिन के परिवार का कोई हो या फिर उदय ठाकरे परिवार का कोई हो, एनसीपी के का कोई हो, अशोक गहलोत के परिवार का कोई हो, किसी भी ममता बनर्जी के परिवार का कोई हो, कमलनाथ के परिवार का कोई भी हो, सबके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं। सबके ऊपर एक इवेंट बनता है, उस इवेंट के तहत उनकी पेशी होती है, अखबारों में, टीवी चैनल पर जम के खबरें चलती हैं, लेकिन उसका हश्र क्या होता है? अगर ऐसा है तो फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी को तो माला पहनानी चाहिए कि भाई आपके यहां इतने पवित्र लोग हैं, इतने तपस्वी लोग हैं कि उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगते हैं। तो ये अपने आप में एक सवाल है और सवाल इस बात को लेकर यह है कि यह देश संविधान से चलना चाहिए। अगर संवैधानिक संस्थाएं अगर पिक एंड चूज करेंगी, अगर रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगी, तो फिर यह देश नहीं चल सकता। आज की तारीख में थोड़ी देर पहले आचार्य कृष्णम जी कर रहे थे, सुरेश कलमाडी का नाम लिया। क्या सुरेश कलमाडी को किसी अदालत ने अपराधी घोषित किया है? 10 साल में हो गए, कोई मुझे बता दे। 2G के मामले को लेकर इस देश में कितना बड़ा हंगामा किया गया? क्या 2G के मामले में किसी को अपराधी घोषित किया गया? नहीं घोषित किया गया। इसलिए इस देश के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस करें, यह आपका अधिकार है। आप उसको जेल में भेजें, यह आपका अधिकार है, लेकिन उसका कन्विक्शन भी कराएं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के 5000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं 2005 से लेकर आज जब से पीएमएलए का कानून बना है। कितने % कन्विक्शन रेट है? 1% भी शायद नहीं होगा। अगर आप चेक कर रहे तो सिर्फ 24 केस में कन्विक्शन हुआ है। क्या मतलब जो नहीं आशुतोष, लेकिन ये जो एनफोर्समेंट ने कंप्लीट कर लीजिए, क्या ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में बैठे हुए लोग यूं ही किसी के खिलाफ केस दर्ज कर लेते हैं? बिना सबूत के केस दर्ज कर लेते हैं? उस आदमी की कितनी मानहानि होती है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। जब आप किसी आदमी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तहत नोटिस देते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको जेल में डालते हैं, तो क्या उसकी मानहानि होती है? नहीं होती मानहानि। तो क्यों आप केस करते हैं? आप 50 केस करिए और 50 को सक्सेसफुल अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 25 को करिए, 25 से कम 20 को तो करिए। 30% कन्विक्शन रेट एक अच्छा कन्विक्शन रेट माना जाता है, लेकिन यहाँ 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं दिखाई पड़ता। 5000 केसेस में 24-25 केस में कन्विक्शन हुआ। ऐसा क्यों हो रहा? मानक जी 10 सेकंड दीजिएगा। अच्छा 1 सेकंड। सबूत होना कोई जरूरी थोड़ी है। मैंने यही बात कही थी आशुतोष जी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही मित्रों के खिलाफ, अपने ही सपोर्टर्स के खिलाफ, अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए और केस दर्ज हुए, एजेंसीज ने किए, और कांग्रेस ने उन एजेंसियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। अगर हम चाहते तो सुरेश कलमाडी के खिलाफ भी कुछ नहीं होता, केस दर्ज नहीं होता, वो जेल नहीं जाते। हम चाहते तो ए राजा और कनीमोजी के खिलाफ भी नहीं होता, लालू यादव के खिलाफ भी नहीं होता, लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया कांग्रेस ने। यही मैं कहना चाहता हूं। मगर ये उम्मीद भाजपा से हम करें, ये हमारी कोई अकलमंदी नहीं है। मैं आशुतोष लेकिन दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। 1 सेकंड। ना आशुतोष 1 सेकंड।